नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे और ये ऐसा मुद्दा है जो पिछले 10-15 साल से तो कम से कम मैं देख रहा हूं कि हमेशा ज्वलंत ही बना रहता है। इस मुद्दे में हमेशा कुछ इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं कि साहब ये हो गया, वो हो गया, सिस्टम में ये खामियां हैं, इन सब चीज़ों में ये खामियां हैं, ये बदलाव होने चाहिए, ये होना चाहिए। सब तरीके से प्रयास भी किए जाते हैं, उस पर कोशिशें भी की जाती हैं कि कुछ उस तरह के काम कराए जाएं जिससे कि ऐसा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। पहले ये होता था, फिल्म एक इस पर वेब सीरीज भी आई थी कि कोटा में लोग अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, आईआईटी की तैयारी करने के लिए भेज देते हैं और वहाँ पर स्ट्रेस में, दबाव में आकर, मानसिक दबाव में आकर जो छात्र हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह की बातें अक्सर आती थी। फिर एक फिल्म आई 3 इडियट्स, उसमें यह दिखाया गया कि किस तरीके से जो बड़े बड़े संस्थान हैं, आईआईटी, आईआईएम, इनमें किस प्रकार से मानसिक अवसाद की स्थिति में रहते हैं छात्र और कुछ छात्र वहां पर भी आत्महत्या कर लेते हैं। अभी मेरे सामने एक आंकड़ा आया, मैंने एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट पढ़ी। इसमें यह बताया गया है, ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप है, जो आईआईटी में पढ़े हुए छात्र निकल गए यहां से, उन्होंने जो एक ग्रुप बनाया हुआ है उनके अन्य छात्रों के सहयोग के लिए कि जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं उनका कुछ सहयोग किया जा सके, उनका कुछ गाइडेंस किया जा सके। बहुत ही अच्छी कॉज है, बहुत अच्छा बनाया गया है ग्रुप। इसने एक आंकड़ों की लिस्ट जारी की है। इसका यह कहना है कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 के बीच आईआईटीज में कम से कम 65 छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं और पिछले 2 साल में आईआईटीज में 30 यानी कि 30 के करीब छात्रों ने अपनी जान दी है। और यह एक ऐसी संख्या है जिसने संस्थागत जिम्मेदारी और जो नेतृत्व है उस पर यह एक दबाव बना दिया है कि वो इस समस्या का समाधान कराएं और इस पर गंभीर चिंताएं पैदा की जा रही हैं। ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के संस्थापक और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र 2004 बैच के हैं ये धीरज सिंह, उन्होंने उच्चतम स्तर पर सीधी जवाबदेही की मांग की है। उनका कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि अनुच्छेद 21 के तहत मानसिक स्वास्थ्य जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में अदालत ने आदेश दिया है कि छात्र के मानसिक स्वास्थ्य को एक संवैधानिक और संस्थागत जिम्मेदारी माना जाए। इन्होंने आगे लिखा है इसमें कि आईआईटी कानपुर परिसर में आत्महत्या की यह 9वीं घटना है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय से आग्रह है कि वे आईआईटी कानपुर में मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति के लिए निदेशक को जवाबदेह ठहराएं, यानी कि डायरेक्टर को जवाबदेह ठहराएं और स्थिति को सुधारने के लिए एक नए प्रमुख को लाने पर विचार करें। चलिए, ये तो एक हो गया कि भाई इस डायरेक्टर को बदल दो, उसकी जगह किसी और को बुलाया जाए। ठीक है, अगर किसी डायरेक्टर के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसको बदल दिया जाना चाहिए। आंकड़े बताता हूं मैं आपको कि पिछले 2 वर्षों में आईआईटीज में सर्वाधिक आत्महत्याएं 9 कानपुर में हुई हैं। खड़गपुर में 7, दिल्ली में 3, रुड़की में 3, गुवाहाटी में 3, बीएचयू में 1, आईएसएम धनबाद में 1, बॉम्बे आईआईटी में 1 और मद्रास में कोई आत्महत्या नहीं हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में आईआईटीज में कुल 30 आत्महत्याएं हुई हैं, उनमें से 9 यानी कि 30% अकेले आईआईटी कानपुर में हुई हैं, जो देश के किसी भी जो 23 आईआईटीज हैं उनमें सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान आईआईटी खड़गपुर में 7 और आईआईटी बॉम्बे में केवल 1 आत्महत्या हुई है। और यहां पर यह बात है कि बॉम्बे में कानपुर की तुलना में सबसे ज्यादा छात्र हैं। यह बात सही भी है कि बॉम्बे आईआईटी में ज्यादा छात्र हैं। आईआईटी बॉम्बे में सभी आईआईटीज के बैच सभी आईआईटीज के बीच जीई के जो जेई का जो एग्जाम होता है, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके शीर्ष रैंकर्स की संख्या भी सबसे अधिक है। यानी कि जो टॉपर्स हैं वो बॉम्बे आईआईटी को चूज करते हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है। आईआईटीज के ये आंकड़े एक कहीं अधिक बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी का हिस्सा है। एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, उस रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके अनुसार भारत में 2023 में 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्याएं कर चुके हैं। ये टोटल ओवरऑल हर प्रकार के छात्रों की बात की गई है। और स्कूल, कॉलेजेज और विश्वविद्यालयों में हर दिन लगभग औसतन
36 छात्र आत्महत्याएं करते हैं। कितना भयावह आंकड़ा है। चलिए आईआईटी में तो मान लिया कि दबाव है पढ़ाई का और परफॉर्मेंस का दबाव रहता है, निदेशक का दबाव रहता है, फैकल्टी का दबाव रहता है, लेकिन छोटे स्कूलों में, कॉलेजों में क्यों आत्महत्या कर रहे हैं छात्र? सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है। आईआईटीज के भीतर जो अंडर ग्रेजुएट और पीजी कोर्सेज होते हैं और डॉक्टरेट कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी मौतें हुई हैं। कई मामलों में छात्र छात्रावास या परिसर के निवासों में, जो उनके हॉस्टल्स होते हैं, उनमें मृत पाए गए हैं। और इसके बाद अक्सर आधिकारिक बयानों में इन मौतों का कारण व्यक्तिगत या शैक्षणिक तनाव बताया गया है कि ये पर्सनल रूप से परेशान था। छात्र जो है इस बारे में वो तर्क देते हैं कि ऐसे स्पष्टीकरण एक और अधिक जटिल वास्तविकता को दबा देते हैं। एक ऐसी वास्तविकता जो निरंतर मूल्यांकन, प्रतिस्पर्धा, अलगाव और कुछ मामलों में जाति या भाषा आधारित बहिष्कार से आकार लेती हैं। फैकल्टी निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि चेतावनी के संकेतों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें लगता है कि इस छात्र पर बुरी बीत रही है, लेकिन जो फैकल्टी होते हैं वे उसकी अनदेखी कर देते हैं और इस वजह से भी यह गंभीर संकट पैदा हो जाता है। पार्लियामेंट में इस बारे में सरकार ने कुछ आंकड़े पेश किए थे, मैंने उनकी भी डिटेल निकाली। शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी कि 2018 से 2023 के बीच आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम में कुल 122 छात्रों ने आत्महत्याएं की। सबसे ज्यादा, आधे से अधिक मामले आईआईटीज के थे। खासतौर से एक चिंता का विषय यह भी है, जिसे लेकर अभी यूजीसी की नई गाइडलाइन लाई है सरकार। मुझे यह लगता है कि आत्महत्या करने वाले छात्रों में एक बड़ी संख्या एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों में होती है। संसदीय आंकड़ों के अनुसार 122 में से लगभग 68 छात्र आरक्षित श्रेणियों से थे, जो कैंपस के भीतर जातिगत भेदभाव या अलगाव की ओर इशारा करते हैं। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। छात्र छात्र होता है, उसकी जाति क्या है, वो एससी है, ओबीसी है, एसटी है, इसकी वजह से उस पर कोई अतिरिक्त दबाव डाला जाता है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। और सरकार जो अभी यूजीसी में एक नई गाइडलाइन लेकर आई है कि अगर किसी छात्र का उत्पीड़न होगा तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, मैं उसका भी विरोध करता हूं। वो सही नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, दूसरे छात्रों के साथ इसमें अन्याय होगा। एक रिपोर्ट यह भी आई है कि हर साल हजारों छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और 2023 में लगभग 17,000 छात्रों ने आईआईटी और एनआईटी से ड्रॉप आउट किया है। इट मींस क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जिस पढ़ाई से 12वीं की पढ़ाई करके आए, सीबीएसई की, यूपी बोर्ड की या किसी अन्य बोर्ड की, आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई करके आए, वो आईआईटी और जो हाई लेवल की एजुकेशन है उसका दबाव और वर्क का जो प्रेशर है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंत में उन्होंने उसको छोड़ने का फैसला किया। सही है, छोड़ दीजिए। आप आत्महत्या करने से बेहतर है कि दबाव अगर नहीं बन आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है या दबाव आप पर ज्यादा बन रहा है तो आप छोड़ दीजिए। सेनाओं में से भी बहुत सारे जवान जो है बीच में छोड़ देते हैं। मैं तमाम जानता हूं कि जो इसमें एनडीए में सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, उसकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है 2 साल की, 3 साल की, उसे भी छोड़ के बीच में चले आते हैं। ठीक है, आप पे बर्दाश्त नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, किसी दूसरे का स्थान आप मत घेरिए। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ सिस्टम को हम दोषी ठहरा दें? मेरे तमाम ऐसे मित्र हैं, ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपने बच्चों को 8वीं क्लास पास करने के बाद ही सीधे कोचिंग सेंटर्स में दाखिला दिलवा दिया कि साहब मैंने तो अपने बेटे को कोटा भेज दिया। मैंने कहा यार तेरा बेटा तो अभी 9th क्लास में, इतना छोटा है, वो बेचारा अकेला वहां कोटा में हॉस्टल में कैसे रहेगा? 8वीं क्लास तक का बच्चा जो होता है 14-15 साल का, अपने परिवार के साथ पलता बढ़ता है, माँ के लाड़ प्यार में बढ़ता है, पिता के लाड़ प्यार में रहता है, सबकी निगरानी घर परिवार वालों की रहती है, और अचानक तुमने यार 9वीं क्लास में उसको वहां भेज दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा किया है मैंने कि स्कूल में उसको क्या कहते हैं कि घोस्ट रूप से उसको एडमिशन दिला दिया है, यानी कि उसका किसी स्कूल में एडमिशन रहेगा, केवल वो 10वीं के और 12वीं के एग्जाम देने के लिए आएगा, बाकी 4 साल वो वहीं पर रहेगा और कोचिंग करेगा। मैंने कहा यार क्यों इस बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हो इतना? और बाद में मेरे कई ऐसे भी मित्र हैं जिन्होंने बाद में उस फैसले को बदला। उन्होंने कहा कि यार 10वीं क्लास तक आते आते बच्चा बर्बाद हो गया, ना वो आईआईटी के मतलब का रहा और ना ही वो बच्चा 10वीं क्लास के मतलब का रहा, और बच्चा टेंशन में आ गया, अलग स्वास्थ्य उसका खराब हो गया, पेट खराब हो गया, वो सब चीजें अलग है। तो क्या इसके लिए हम अभिभावक जिम्मेदार नहीं है
कि हम अपनी जो अधूरी महत्वाकांक्षाएं हैं कि अगर हम इंजीनियर नहीं बन पाए, हम आईआईटी में नहीं पढ़ पाए, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, जबरदस्ती उन पर प्रेशर बनाएं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए पहले हमें आत्मावलोकन भी करना होगा, उसी के बाद हम सिस्टम पर और दूसरी चीजों पर उंगलियां उठा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, माएं पिता अपने बच्चों को कहते हैं यार फला के लड़के का 50 लाख का पैकेज लगा है। इस तरह की बातें आप अपने बच्चों के सामने अगर करते हैं तो क्या बच्चे के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक दबाव नहीं बनेगा? इस एक सेंटेंस से कि शर्मा जी का लड़का या फलाने गुप्ता जी का लड़का जो है उसका 50 लाख का 1 करोड़ का पैकेज लगा है पहले ही साल में, तो आप समझिए कि आपके बच्चे पर कितना स्ट्रेस आता है। उसके मन पर भी यह दबाव रहता है कि यार मेरे मां बाप मुझसे ये अपेक्षा रखते हैं कि मेरा भी पहले साल 50 लाख का पैकेज हो। इस दबाव की वजह से बच्चों पर सबसे ज्यादा जुल्म होता है, जिसे हम समझते नहीं है। केवल हम कॉलेज के जो फैकल्टी है, डायरेक्टर है, उनके छात्रों के जो शिक्षक हैं, उन पर हम जिम्मेदारी नहीं सोच सकते। छात्र जो शिक्षक होता है उसे 50 बच्चों को देखना है, हमें तो अपना सिर्फ एक बच्चा देखना है। हम अपने एक बच्चे पर निगरानी नहीं देख सकते। हम नहीं समझ सकते कि उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या पढ़ना चाहता है, और हम जबरदस्ती लगे रहते हैं कि साहब नहीं जाओ आईआईटी में जाओ और आईआईटी पास करनी है। दूसरे, जब बच्चा आईआईटी जैसे कठिन माहौल में जाता है तो उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है सहानुभूति की, सलाह की, और अभिभावक उससे केवल ग्रेड्स, पॉइंट्स, प्लेसमेंट, इन सब के बारे में ही बात करते रहते हैं, जिससे बच्चा डरने लगता है कि मैं अपने मां बाप से अपना दुख दर्द साझा करूं या नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आईआईटी का पाठ्यक्रम बहुत टफ है। बहुत सारे छात्र हजारों छात्र हर साल पास भी होते हैं, टॉप भी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब्स भी लगती है, लेकिन हर छात्र की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती। और देखिए, यह बात सही है कि इन बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के पास ज्यादा समय अपने लिए नहीं होता। वो ज्यादा मोबाइल पर, इंटरनेट पर मूवी नहीं देख सकते, इन सब चीजों से उन्हें बचना पड़ता है। वरना होता क्या है, जो रिलेटिव ग्रेडिंग होती है उसके कारण छात्र छात्राओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है, और वो एक दूसरे छात्र को, जो उसके ही कमरे में रह रहा है, उसे दोस्त के बजाय अपना कंटेम्परेरी और अपना प्रतिद्वंदी मानने लगते हैं। दूसरे, एक और महत्वपूर्ण, ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र जो हिंदी मीडियम में पढ़ा है बेचारा, या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा है, उसके लिए आईआईटी आईआईएम की जो अंग्रेजी वाली किताबें हैं, हाईटेक किताबें हैं, एकदम से माहौल उसके लिए बदल जाता है, उसके लिए एडजस्ट करना आसान नहीं होता। और हमारे समाज में एक मानसिकता है कि सफलता का जो सबसे सफल एकमात्र रास्ता है, शॉर्टकट है, वो है आईआईटी। आईआईटी पास कर लो और बस आपकी नौकरी पक्की। देखिए, दोष सबका है। हर संस्थान में ऐसा नहीं है कि बच्चों के काउंसलर्स नहीं है, सब जगह काउंसलर्स रखे गए हैं। आईआईटी कानपुर में भी है, लेकिन वहां भी छात्र नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? उसे यह डर है कि अगर मैं काउंसलर के पास गया तो बाकी छात्र ये कहेंगे कि भैया ये तो मेंटल हो गया है, ये तो टेंशन में है, इसके बस की पास करना नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि जो दूसरे दोस्त हैं उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका ह्यूमिलिएशन होगा, और यही वजह है कि वो उनके पास नहीं जाता है। देखिए, ये दो धारी तलवार है। इसके लिए संस्थान और सिस्टम को केवल आप दोषी ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। दोस्तों, हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सबसे पहली जो जिम्मेदारी है अभिभावकों की होती है। अक्सर मैं देखता हूं मीडिया में खेलों के बारे में मैं देखता था कि खेलों को लेकर के तमाम तरह की बातें होती थी कि साहब सरकार बढ़ावा नहीं देती, खिलाड़ियों का शोषण होता है, फलाना होता है। कभी भी सरकारी सिस्टम अच्छा खिलाड़ी नहीं पैदा कर सकते। सचिन तेंदुलकर अपने भाई के प्रयासों की वजह से बना, सानिया मिर्जा अपने पिता के प्रयासों से बनी, साइना नेहवाल अपनी मां की मेहनत से बनी, अपने पिता की मेहनत से बनी है। किसी को भी आप बड़ा स्टार नहीं बना सकते हैं सरकारी सिस्टम से। सरकारी सिस्टम आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकता है आगे बढ़ने का, एक मंच दे सकता है, लेकिन खिलाड़ी अपने घर से पैदा होते हैं और अपने घर की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, अल्कराज हैं, नोवाक जोकोविच हैं, रोजर फेडरर हैं, सबकी कहानियां पढ़ लीजिए। परिवार के सपोर्ट के बिना कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं बना। ऐसा ही आईआईटीएंस के साथ है। आईआईटी के लिए अगर आप अपने बच्चे को तैयार करा रहे हैं तो प्लीज उसकी मानसिक स्थिति को जज करिए, उसके इंटरेस्ट को समझने की कोशिश कीजिए। वो 3 इडियट्स वाला काम मत कीजिए कि उसका शौक तो फोटोग्राफी करना है और आपने आईआईटी में धकेल दिया। हो सकता है कि वो आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर ले, लेकिन आईआईटी की पढ़ाई पूरी ना कर सके और अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार हो जाए। तो दोस्तों, ये दोधारी तलवार है। इसमें आप केवल सिस्टम के भरोसे मत बैठिए। अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, तो इस पर
खास तौर से ध्यान देना होगा। ये जो आत्महत्याएं वाला मामला है, ये धीरे धीरे खुद ही कम हो जाएंगे अगर हम बच्चों पर अतिरिक्त दबाव जो घर से शुरू होता है सबसे पहले, उसको बनाना बंद कर दें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। नमस्कार।